सेंटर ऑफ मास पर बच्चों अभी तक हम लोगों ने जितना भी काम किया उसमें कुछ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते थे या फिर कुछ काउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते थे। लेकिन अगर कभी कोई बॉडी ऐसी हो बच्चों या कुछ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऐसा हो जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, काफ़ी ज़्यादा संख्या में पार्टिकल्स हों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इस पेन के बारे में बात करें बच्चों, तो इस पेन पर कोई एक पार्टिकल तो है नहीं भाई, पेन पर पार्टिकल यहाँ भी है, 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 हर जगह पर पार्टिकल्स हैं भाई। ये हमारे पास में एक कोई रॉड है, इस रॉड पर कोई एक जगह पर पार्टिकल नहीं है या कोई 2 4 5 पार्टिकल नहीं है भाई। अगर मैं बोलूँ चलिए साहब एक पार्टिकल यहाँ रखा है, एक पार्टिकल यहाँ रखा है, एक पार्टिकल यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, आप इनका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताइए, तो आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा, फटाफट फार्मूला लगाएंगे काम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए लगातार पार्टिकल्स हैं भाई, जैसे यहाँ से यहाँ तक बीच में सारा गैप पड़ा था, कोई पार्टिकल नहीं था, यहाँ पर भी गैप था, यहाँ पर भी गैप था, यहाँ पर भी गैप था, लेकिन अगर मान लीजिए सभी जगह पर पार्टिकल्स आ जाए तब इफ पार्टिकल्स आर केप्ट एवरीवेयर, हर जगह पर पार्टिकल्स रखे हुए हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर इस रॉड के बारे में बात करें तो इस पर यहाँ भी पार्टिकल हैं, यहाँ भी है, 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 और इसी तरीके से पूरी रॉड में बिखरे पड़े हैं। सो सच टाइप ऑफ सिस्टम जो होता है बच्चों, उससे हम बोला करते हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, लगातार मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब वो हो सकता है कि वो जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, बराबर बराबर मासेस रखे हो सकता है कभी बराबर मासेस ना भी हो भाई। इन सम केसेस जो मास होगा वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली पड़ा होगा, और कभी कभी वो जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति या परिस्थिति में हम लोग कैसे काम करेंगे, हम उस बारे में बात करते हैं बच्चों। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास में एक रॉड ही दे रखी है, आपको यूनिफॉर्म थिकनेस की आपको रॉड दे रखी है, एक ऐसी रॉड दे रखी है बच्चों जिसकी लेंथ आपको दे रखी है L, और आपसे पूछी है बच्चों इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। देर इज़ अ रॉड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस अक्रॉस इट्स लेंथ, बच्चों उसकी पूरी लेंथ पे वो यूनिफॉर्म थिकनेस की, मास उसका m है बच्चों, लेंथ उसकी L है। मास सपोज कर लीजिए कितना है, कैपिटल M, और लेंथ कितनी बच्चों, L। आपको इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। यू नीड टू हैव द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। तो हम कैसे काम करेंगे बच्चों, हम देखते हैं। अगर आप स्वयं से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, अभी हाथ के हाथ ही वीडियो को पॉज करके करिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो ज़रा समझिए हम कैसे काम करेंगे। देखिए हम एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहली बात तो हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन माननी है, तो हम इसे x इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। चलिए ये इस पोजीशन को हम लोग x इक्वल्स टू 0 मान सकते हैं। एक बात तो आप जानते हैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट। भैया आप ओरिजिन किसको मानते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इसको x इक्वल्स टू 0 मान लिया। अब बच्चों इसमें मास कहाँ से कहाँ तक है, पूरी रॉड पर मास है बच्चों। हम यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करते हैं बच्चों, एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करते हैं, एक ऐसा पार्ट जिसकी लेंथ हो बच्चों कितनी, dx। मैंने x डिस्टेंस पर एक बहुत ही छोटा सा पार्ट कंसीडर किया, और जिसकी लेंथ कितनी बच्चों, dx, ये वाला पार्ट कंसीडर किया। कुछ इतना छोटा कंसीडर किया, इतना छोटा कंसीडर किया कि मैं उसे एक पॉइंट मास मान सकता हूँ। अब एक बात जानते हो बच्चों, अगर कोई पॉइंट मास होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास वहीं पर लाया करता है। इफ इट इज़ अ पॉइंट मास तो उसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर लाया करेगा। तो मैंने काफ़ी छोटा सा मास लिया, बहुत छोटा, जिसे हम बोला करते हैं बच्चों इनफाइनाइटली स्मॉल। हम लोग इसे क्या नाम दे सकते हैं बच्चों, इसे हम बोल सकते हैं कि हमने इनफाइनाइटली स्मॉल मास नाम दे दिया इसको, अनंत रूप से सूक्ष्म। तो अगर मैंने इसको इनफाइनाइटली स्मॉल नाम दे दिया बच्चों, तो उस केस में क्या होगा, दैट वुड बी अ पार्टिकल, और उस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास बच्चों उसी पार्टिकल पर ही होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर वो पार्टिकल है तो उसका सेंटर ऑफ मास वहीं के वहीं होगा। सो अब यहाँ पर जरा देखिए बच्चों क्या क्या सिचुएशन हमारे सामने आती है भाई। ये हमारे पास में L लेंथ की रॉड है, L लेंथ की रॉड है बच्चों, और उसका मास कितना है, m। L लेंथ की रॉड का मास है बच्चों m। तो यूनिट लेंथ अगर मैं ले लूँ बच्चों, यूनिट से मतलब यहाँ पर 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, जो मर्जी कह लीजिए। L लेंथ का मास है बच्चों m, तो यूनिट लेंथ का मास होगा m/L, जिससे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं लेमडा से। बच्चों L लेंथ का मास है कैपिटल M, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m/L, जिसे मैंने कितना सपोज कर लिया, लेमडा। लीनियर डेंसिटी को हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एरियल डेंसिटी को सिग्मा से, और वॉल्यूम डेंसिटी को रो से। ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। एनीवेज अब ये आ गया। अब वो जो आपने छोटी सी लेंथ ली है बच्चों dx, आपने जो वो dx लेंथ ली है, उस dx लेंथ का मास कितना होगा, उस dx लेंथ का मास होगा बच्चों कितना, लेट मी सपोज उस dx लेंथ का मास है बच्चों dm।
उस dx लेंथ का मास कितना बच्चों, dm, वो होगा किसके बराबर, यूनिट लेंथ का मास इनटू उसकी लेंथ। भाई यूनिट लेंथ का मास लेमडा है तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू dx। आई रिपीट, यूनिट लेंथ का मास है लेमडा तो dx लेंथ का मास हो जाएगा बच्चों लेमडा इंटू dx। अब ये उसका मास हो गया बच्चों। तो अब आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यदि हमें निकालनी है XCM, तो XCM हम कैसे निकालेंगे बच्चों, XCM हम लोग निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास में क्या होता है बच्चों, हम न्यूमरेटर में लिखते हैं MIXI और डिनोमिनेटर में क्या बच्चों, MI। यही तरीका होता है आपका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने का। भाई आपको समेशन करना है, आपको समेशन करना है और डिनोमिनेटर में मासेस का समेशन करना है। सो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सिग्मा का मतलब होता है समेशन, और सिग्मा वाला जो समेशन होता है बच्चों वो हम तब यूज़ करते हैं जब काउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो या काउंटेबल नंबर ऑफ वो चीज़ें हो जिनको आप सम करने जा रहे हो, जिनका आप एडिशन करने जा रहे हो। अगर उनकी संख्या गिनती करने लायक है कि हाँ 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, तब। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, या यूँ कहूँ कि मैं अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो फिर सिग्मा वाला समेशन भैया हमको शोभा नहीं देता, और जो हमको शोभा नहीं देता वो हम कभी नहीं करते। भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर काउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तब समेशन आप ऐसे कीजिए जैसे अभी तक आप करते आ रहे साहब कि हाँ अब 2 पार्टिकल है, 10 पार्टिकल है, 50 पार्टिकल है, तब आप ये कर लीजिए। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है बच्चों तो ये एडिशन नहीं पसंद आएगा, तब आप लोग इंटीग्रेशन वाला समेशन करेंगे। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो अ वे ऑफ समेशन, is also a way of addition that you people already know। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, हमने देखिए इस वाले पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर आएगा, तो हमने x डिस्टेंस पर, भाई इस वाले पार्टिकल की अगर यहाँ से पोजीशन देखी जाए तो वो है x, और वो जो पार्टिकल है बच्चों उसका मास कितना है dm। ये जो छोटा सा पार्टिकल आपने यहाँ से यहाँ तक जिसको आपने शेडेड किया है ना, उसका मास कितना बच्चों dm। सो न्यूमरेटर में आपने क्या कर दिया बच्चों, x dm कर दिया, और डिनोमिनेटर में हम क्या कर देंगे बच्चों, समेशन ऑफ मासेस। भाई आपको समेशन ऑफ मासेस करना है, और सिग्मा वाला समेशन आप कब यूज़ करते हैं, जब काउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों तो आप फिर इंटीग्रेशन वाला समेशन करना पसंद करेंगे। तो ये आपके पास में कुछ आ गया बच्चों। अच्छा, लेमडा की वैल्यू भी आप यहाँ रख सकते हैं, देखिए m/l dx, m/l dx हो गया। अब इसको हम और आगे क्या करें बच्चों, चलिए हम यहाँ से देखें तो ये तो रहा साहब आपके पास में x, और dm की वैल्यू कितनी बच्चों, dm की वैल्यू है m/l dx, m/l dx। और डिनोमिनेटर में तो सिंपली बच्चों मुझको क्या करना है, m/l इंटू dx, m/l इंटू dx, यही कुछ आएगा आपके पास, ये लीजिए। अच्छा, अब ये तो आपने इंटीग्रेशन तो लिख दिया, चलिए। लेकिन अब इंटीग्रेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, एक और महत्वपूर्ण पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण तो नहीं कहूँगा, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है बच्चों वो होता है लिमिट लेने का। लिमिट कैसे ली जाएगी, अभी आप जरा गौर कीजिए। ये आपकी रॉड है, आपने क्या करा, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया बच्चों, एक ऐसा पार्ट कंसीडर किया जिसकी थिकनेस dx है बच्चों। यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया जिसकी थिकनेस कितनी बच्चों, dx। अब आप क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स लेते जाएंगे। पहला पार्ट आप यहाँ पर लेंगे, फिर दूसरा पार्ट आप यहाँ पर लेंगे, फिर तीसरा पार्ट आप यहाँ पर लेंगे, फिर चौथा पार्ट आप यहाँ पर लेंगे। इस तरह से बच्चों पूरी रॉड को आप देखेंगे। भाई आप को निकालना है तो आप पहले पार्ट यहाँ पर लीजिए, फिर यहाँ पर निकालिए, 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 और फाइनली यहाँ पर निकालिए। 1 बाय 1 आप इस तरह से करेंगे। सो सबसे पहला पार्ट आप बच्चों यहाँ पर लेंगे, और सबसे आखिरी पार्ट आप यहाँ पर लेंगे, बिकॉज रॉड पर पार्टिकल केवल यहीं तो नहीं रखा भाई, रॉड पर तो पार्टिकल सब जगह रखे हैं, जिससे मैं कहता हूँ यत्र तत्र सर्वत्र रखे हैं। ये पार्टिकल बच्चों यहाँ भी रखे हैं, पार्टिकल 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 यहाँ भी रखे। पार्टिकल्स आर केप्ट एवरीवेयर अलोंग दिस लेंथ, अलॉन्ग दिस लाइन बच्चों। तो आप सबसे पहला पार्टिकल यहाँ लेंगे और सबसे आखिरी पार्टिकल आप यहाँ लेंगे। सो लिमिट जो होगी बच्चों दैट वुड बी फ्रॉम 0 to l। लिमिट जो आएगी बच्चों वो यहाँ से लेके यहाँ तक, अर्थात कि 0 से लेके l तक आएगी। लिमिट जो आएगी बच्चों वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से l तक। भाई सबसे पहला पार्टिकल यहाँ पर, सबसे आखिरी पार्टिकल यहाँ पर। सो लिमिट जो होगी बच्चों दैट वुड बी फ्रॉम 0 to l।
होप आपको मेरी बात समझ में आई है। अब देखिए साहब, हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों, उसको छोड़कर बाकी सबको बाहर ले आइए। बाकी सबको बाहर ले आइए बच्चों। तो ये लीजिए m/l और 0 to l और ये x की पावर 1 dx, ये आपके पास में आया बच्चों। और यहाँ पर यदि हम देखें तो ये m/l और यहाँ पर 0 to l dx। हमें सिंपल सा काम करना है भैया, हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x को छोड़कर बाकी सब को हम कांस्टेंट ले लेंगे। ये लीजिए साहब। अच्छा, m/l से m/l तो क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। और x का इंटीग्रेशन आपको पता है बच्चों x²/2 होता है, लिमिट 0 to l होती है। और ये 1 है और 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 to l। x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 0 to l और 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 to l। अब ये देखिए साहब, ये क्या होगा? दिस वुड बी l² माइनस 0² अपॉन 2। ये आपके पास में आ गया भाई। लिमिट पुट करेंगे x की जगह l, x की जगह 0, l² माइनस 0² अपॉन 2। और ये क्या होगा बच्चों? l माइनस 0, कुछ ऐसा। और ये क्या होगा बच्चों? दिस इज l² अपॉन 2 एंड दिस इज l। ये लीजिए साहब। अब इसको आप हल कर लेंगे तो आई वुड फाइंड दिस इज इक्वल टू कितना बच्चों? l/2। सो जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है वो कहाँ आ रहा है बच्चों? जहां आपने ओरिजिन माना था, जहां आपने ओरिजिन माना था बच्चों, जिसको आपने x इक्वल टू 0 माना था, उससे कितने डिस्टेंस पर? दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। उससे l/2 मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आ गया बच्चों। इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ आ गया l/2, l/2 डिस्टेंस पर आ गया, मतलब कि यहाँ पर आ गया। ये दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। अब ये जब मैंने सारा काम किया तो कुछ लोगों ने बोला होगा सर फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं भैया, अपने को यूं ही पता है कि यूनिफॉर्म थिकनेस की तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होगा। पर बच्चों अगर कभी कोई मैथमेटिकली प्रूव करने को दे दे कि प्रूव करो सेंटर पे होगा, तब तो करना पड़ेगा ना बाबा। भाई आपको दिख रहा है कि हाँ साहब सेंटर पे है, आई एग्री, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। आपको दिख रहा है कि साहब सेंटर ऑफ मास, मैं ही बोल चुका हूँ आपको इनफैक्ट कि भैया कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है। लेकिन इफ़ समबडी सेइंग मी कि भैया प्रूव करो, तब तो मुझे आना चाहिए। इसीलिए बच्चों, और ये एक अच्छा एग्जांपल है जिससे आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के समय पर हम लोग सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे बताते हैं। आई रिपीट बच्चों, आपको एक रॉड दे रखी मास m की, लेंथ l उसकी है बच्चों, और आपसे बोला है कि उसकी थिकनेस हर जगह एक जैसी है, आपको उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। अब देखिए अगर कोई 4-5 पार्टिकल होते तो मैं m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 लगाता, खटाखट सॉल्व कर देता। पर ऐसा हुआ क्या? क्योंकि यहाँ पर काउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं थे, यहाँ पर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे। सो मैंने एक एंड को x इक्वल टू 0 नाम दे दिया। यहाँ से x डिस्टेंस पर एक मैंने छोटी सी पतली सी स्ट्रिप ले ली बच्चों, जिसकी लेंथ मैंने कितनी सपोज कर ली? dx। मैंने इस लेंथ को dx सपोज कर लिया बच्चों। अब ये लेंथ मैंने ऐसी ली, इतनी छोटी, जिसे हम बोलते हैं अनंत रूप से सूक्ष्म, इतनी छोटी इतनी छोटी इतनी छोटी कि मैं इसे पॉइंट मास मान सकता हूँ, पॉइंट मास मान सकता हूँ बच्चों। अब l लेंथ का मास है, m तो यूनिट लेंथ का मास होगा m/l, जिसे आपने लिख दिया लेमडा। तो बच्चों dx लेंथ का मास कितना होगा? dx लेंथ का मास होगा बच्चों यूनिट लेंथ का मास इंटू उसकी लेंथ, यूनिट लेंथ का मास इंटू उसकी लेंथ। अब ये आ गया। अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है तो बच्चों इंटीग्रेशन आप न्यूमरेटर में ऐसा लिखते हैं, डिनोमिनेटर में ऐसा लिखते हैं। लेकिन ये कब लिखते हैं? जब काउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो। सिग्मा वाला समेशन बच्चों जो हम लोग मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स में भी करते हैं, तो वो कब यूज़ करते हैं? जब काउंटेबल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो आपके पास। हेयर हर जगह पार्टिकल रखे, भाई ऐसा तो है नहीं कि पार्टिकल केवल यहाँ रखा है या यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, हर जगह रखें। तो आप ये करते हैं, तो हमने x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्टिकल ले लिया, बहुत छोटा सा पार्टिकल कि जिसका मास है बच्चों dm। तो आप इसी समेशन को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और फिर आपने x तो चलिए ठीक है, और m की वैल्यू रखी, यहाँ पर भी m की वैल्यू dm की वैल्यू रखी, और इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करो तो उसको बाहर निकाल दिया, सिंपल इंटीग्रेशन करा, लिमिट लगाई, आंसर आ गया l/2। और लिमिट कैसे लगी बच्चों? जब आपने स्ट्रिप ली थी तो सबसे पहला स्ट्रिप आप यहाँ पर लेंगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और आखिरी यहाँ पर। सो यहाँ पर जब लेंगे तो x की वैल्यू 0, और जब यहाँ लेंगे तो x की वैल्यू l रख दीजिए, l/2 आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से कोई बहुत कॉम्प्लेक्स काम नहीं था, आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा, और इससे हमने प्रूव भी कर दिया कि साहब इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं चलिए। अभी बाई चांस कैसी रॉड थी बच्चों, एक ऐसी मटेरियल की रॉड थी बच्चों जो जिसमें मास बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, मास वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एब्सोल्युटली यूनिफॉर्मली। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चों ये एक रॉड आपको दे रखी है, सपोज कीजिए एक आपको रॉड दे रखी है बच्चों, एक ऐसी रॉड दे रखी है जिसमें मास डेंसिटी जो है बच्चों वो वेरी कर रही है। और कैसे वेरी कर रही है, लेमडा इक्वल्स टू लेमडा नॉट इनटू एक्स, वेयर लेमडा स्टैंड्स फॉर लीनियर मास डेंसिटी एंड लेमडा नॉट इज अ कांस्टेंट। बच्चों यहाँ पर यह है लीनियर मास डेंसिटी, दिस इज लेमडा नॉट बच्चों जो कि कांस्टेंट है, और x उसके एक एंड से डिस्टेंस है, उसके एक एंड से डिस्टेंस है बच्चों किसी भी पॉइंट की। और इस रॉड की लेंथ आपको दे रखी है l, कुछ ऐसी बच्चों। आपको इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, एक रॉड है बच्चों जिसकी लेंथ आपको दे रखी है l, जिसकी लीनियर मास डेंसिटी बच्चों लेमडा इक्वल्स टू लेमडा नॉट इनटू x के इक्वेशन के हिसाब से वेरी कर रही है। आपको उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है, वेयर लेमडा 0 इज अ कांस्टेंट व्हाइल x इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड। वीडियो को पॉज करके खुद से करिए। अभी देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पर फिर वही बात होगी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्या बात होगी बच्चों की, मास केवल एक जगह तो नहीं रखा कि साहब मास कहीं एक जगह पे रखा हुआ है या 3 4 5 जगह रखा हुआ है, मास हर जगह रखा है, हर जगह रखा हुआ है। मास यहाँ पर भी है, मास यहाँ पर भी है, मास यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सब जगह मासेस रखे हुए हैं। और एक और खास यहाँ पर एक और बात है बच्चों की, चलो पिछली बार ना मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, हर जगह वो एक ही मटेरियल की बनी थी। मान लीजिए लकड़ी की तो हर जगह लकड़ी 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 लकड़ी, वुड वुड कि हर जगह एक जैसी है, और आयरन है तो हर जगह आयरन। लेकिन यहाँ जो मटेरियल दे रखा है वो ऐसा है कि जिसकी डेंसिटी चेंज हो रही है। भैया यहाँ आयरन है तो यहाँ कॉपर है, तो यहाँ सिल्वर है, तो यहाँ गोल्ड है, तो यहाँ प्लेटिनम है, तो मेटल चेंज हो रही है। और अगर मटेरियल चेंज होगा तो नेचुरल सी बात है बच्चों डेंसिटी में भी चेंज आएगा। तो मैं वही काम करता हूँ बच्चों, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लेता हूँ dx लेंथ का, x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लेता हूँ बच्चों dx लेंथ का। ये मैंने कर लिया। अब देखिए इस बार ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, इस बार क्या यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है? ऑफ कोर्स नहीं है। तो हमने x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया बच्चों dx लेंथ का। अब उसका मास क्या होगा? अब भाई आपको एक बात तो पता है कि जो लेमडा है दैट इज द लीनियर मास डेंसिटी। अभी यूनिट लेंथ का मास कितना बच्चों? लेमडा। यूनिट लेंथ का मास है लेमडा, तो dx लेंथ का मास कितना होगा बच्चों? यूनिट लेंथ का मास है लेमडा, तो dx लेंथ का मास होगा बच्चों dm बराबर लेमडा इंटू dx। ये लीजिए बच्चों, यूनिट लेंथ का मास है लेमडा, तो dx लेंथ का मास कितना है? लेमडा इंटू dx। ये लीजिए, आई रिपीट, यूनिट लेंथ का मास कितना? लेमडा, तो dx लेंथ का मास कितना होगा बच्चों? लेमडा इंटू dx। और यहाँ पर आपके पास में जो है dx लेंथ का मास आ गया। अब क्या करेंगे आप? भाई सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन हुआ क्या यहाँ पर साहब? यहाँ पर फिर वही घिसी पिटी सी बात, देयर आर नॉट काउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देयर आर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो व्हाट आई विल डू बच्चों, आई विल टेक द समेशन अनडाउटेडली, बट दैट समेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। वही काम करा बच्चों मैंने, x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्टिकल कंसीडर किया जिसकी लेंथ dx है, तो उसका इस तरह समेशन होगा, डिनोमिनेटर में ऐसे समेशन होगा। और इस बार बच्चों, इस बार जरा गौर कीजिए, तो लेमडा जो है वो खुद वैरी कर रहा है। और लेमडा किस तरह से वैरी कर रहा है बच्चों? लेमडा की वैल्यू है लेमडा नॉट इनटू x। लेमडा की वैल्यू है बच्चों लेमडा नॉट इनटू x। ये लीजिए, ये x है बच्चों, और ये है लेमडा नॉट इनटू x dx। भाई आपने ये किसकी वैल्यू रखी? दिस इज द वैल्यू ऑफ dm। dm की वैल्यू कितनी बच्चों? लेमडा नॉट x इनटू dx। क्यों? क्योंकि लेमडा की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? लेमडा नॉट इनटू x। ये काम किया। और जो काम आपने न्यूमरेटर में करा बच्चों, वही काम आपको डिनोमिनेटर में भी करना है। डिनोमिनेटर में भी आप इसको क्या लिखेंगे बच्चों? dm की जगह आप लिखेंगे लेमडा नॉट इनटू x dx। लेमडा नॉट की जगह आप या dm की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? dm बराबर इतना लिख दिया आपने। अब हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों? इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x को छोड़कर बाकी सबको कौन बाहर निकाल देंगे। अच्छा, लिमिट यहाँ पर भी वही बात होगी बच्चों, 0 to L होगी। क्यों होगी 0 to L? बिकॉज सबसे पहला पार्टिकल आप यहाँ लेंगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर फाइनली यहाँ पर। सो लिमिट जो चलेगी बच्चों वो यहाँ से यहाँ तक चलेगी, और सबसे पहला पार्टिकल आएगा बच्चों x इक्वल्स टू 0 पर, और सबसे आखिरी पार्टिकल जो आएगा बच्चों वो आएगा x इक्वल्स टू L पर। भाई यू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड ऑन हियर, सो लिमिट वुड बी फ्रॉम 0 to
एल, एग्जैक्टली। सो वही रहेगा बच्चों। अब जो जो कांस्टेंट था उससे मैंने बाहर निकाल दिया। ये लीजिए लेमडा नॉट भैया लिमिट 0 टू एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये लेमडा नॉट लिमिट 0 टू एल एक्स डी एक्स। अभी यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो गए, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों एक्स क्यूब बाय 3 और लिमिट 0 टू एल। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट 0 टू एल, और एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू एल। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये, एक्स का इंटीग्रेशन ये, और अब क्या होगा बच्चों, दिस यू कैन सी एल क्यूब माइनस 0 क्यूब अपॉन 3, ये आया, और ये बच्चों एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, ये आया। अब इसको हल करके देख लीजिए बच्चों, यू विल फाइंड दैट सेंटर ऑफ मास जो आ रहा है वो 12/3 डिस्टेंस पर आ रहा है, 12/3 डिस्टेंस पर आ रहा है। अब चूंकि देखिए इस बार अब पिछली बार तो L/2 पर आ गया था, लेकिन इस बार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सिंपल सी बात है ना भैया, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, ये जो रॉड है वो यूनिफॉर्म मटेरियल की नहीं है। भाई थिकनेस यूनिफॉर्म होने से मतलब नहीं है ना कि केवल थिकनेस यूनिफॉर्म है, चलिए हमने मान लिया थिकनेस यूनिफॉर्म है, लेकिन मटेरियल चेंज हो रहा है, और मटेरियल चेंज हो रहा है तो बच्चों नेचुरल सी बात है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अब इस बार सेंटर पे नहीं आएगी और 12/3 पर आएगी। और आप इस बात को एक और बात तरह समझिए कि जैसे जैसे आप एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे हो वैसे वैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और एक्स की वैल्यू बढ़ रही है मतलब लेमडा बढ़ रहा है। एज यू आर मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड एक्स इज इंक्रीजिंग। एग्जैक्टली बच्चों, जब मैं इस एंड से इस एंड तक जाता हूं तो एक्स बढ़ता है, और एक्स बढ़ता है तो लेमडा बढ़ता है, मतलब मास डेंसिटी बढ़ती है। मतलब यहाँ जो मासेस होंगे बच्चों वो हल्के होंगे, और यहाँ जो मासेस होंगे वो भारी होंगे। भाई आप लेफ्ट से राइट गए, एक्स बढ़ता जा रहा है, एक्स बढ़ता जा रहा है, लेमडा बढ़ता जा रहा है, मतलब डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ के मटेरियल हल्के हैं, यहाँ के भारी हैं, यहाँ के और भारी हैं। तो जब मटेरियल की डेंसिटी बच्चों बढ़ती जाएगी तो इधर हैवी मास होंगे और इधर लाइटर मास होंगे। और आप एक बात जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होता है बच्चों वो हमेशा हैवी मास के क्लोज होता है। आप देखिए ना, यहाँ से कितनी डिस्टेंस आई, 12/3, और यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो L/3 आएगी। ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ भारी होगा बच्चों उसके पास होगा। अब इधर हैवी मासेस थे, इधर लाइटर मासेस थे, सो सेंटर ऑफ मास वुड बी मोर क्लोजर टू दोज हैवियर मासेस इन कंपैरिजन ऑफ दीज मासेस। ये तो जस्ट एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया मैंने। तो ये बच्चों कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के केस में आ गया है फार्मूला हमारे पास। अच्छा, अब इसी तरीके से बच्चों ये हमने अभी एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, ऐसे ही सपोज कीजिए अगर वाई कोऑर्डिनेट वगैरह भी रहता तो हम लोग कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों तो सेंटर ऑफ मास की एक्स पोजिशन जो आएगी वो कैसे आएगी बच्चों, वो आपके सामने लिखा हुआ है फार्मूला। ये लीजिए साहब, दिस इज द एक्स पोजीशन सिंपली। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं इसकी वाई पोजीशन निकालूंगा तो वो होगी बच्चों इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, दिस वुड बी द वाई पोजीशन। और इसी तरीके से बच्चों इसकी जो जेड पोजीशन आएगी वो होगी बच्चों इंटीग्रेशन जेड डी एम अपॉन डी एम। सो बच्चों ये उसकी एक्स पोजीशन आई, ये उसकी वाई पोजीशन आई, ये उसकी जेड पोजीशन आई। आप इन्हें फार्मूलों की तरह, सूत्रों की तरह याद रख सकते हैं बच्चों। और अगर जैसे अभी तो हम कोऑर्डिनेट्स में काम कर रहे हैं, अगर हम कोऑर्डिनेट्स में काम नहीं कर रहे होते, सपोज कुछ डिस्टेंस वगैरह अलग तरीके से दे रखी होती, सो हम लोग ये कहेंगे बच्चों आर सी एम जो होगा दैट वुड बी क्या, आर डी एम अपॉन क्या बच्चों इंटीग्रेशन डी एम। भाई आप एक्स डिस्टेंस पर या वाई डिस्टेंस पर या जेड डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्टिकल एज्यूम कर लेंगे जिसकी डिस्टेंस वाई होगी या जेड होगी या आर होगी। अकॉर्डिंगली बच्चों ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ जाएगी, ये सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और ये बच्चों सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, बशर्ते मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, कॉन्टिन्यूस। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है, मासेस बिखरे पड़े हुए हैं, तो उस केस में बच्चों फिर हम लोग सिग्मा वाला फार्मूला लगाएंगे। और अगर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम जो है साहब इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगाएंगे।